हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। तो हम यूके पीएससी लैब असिस्टेंट जिसमें 11 पोस्ट आई हैं, ठीक है? उसके लिए हम क्लास नंबर 7 पे आ चुके हैं, जिसमें हम पीरियोडिसिटी, ठीक है, आवर्तता को हम पढ़ रहे हैं। पीरियोडिसिटी को हम पढ़ रहे हैं और क्लास 1 पीरियोडिसिटी की हो चुकी है, क्लास 2 पे हम आ गए हैं। यदि आप सीधा इस वीडियो पे आए हैं, तो पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 1 से आप जॉइन हो जाइएगा, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आज पहले डाउट लेके चलूँगा, ठीक है? तो वेट कीजिएगा, शायद और किसी बच्चे का डाउट है तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब भी काफ़ी बच्चों को डाउट है, वैकेंसीज़ अभी क्लियर नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, वैकेंसीज़ 2 आई हैं, दोनों ही वैकेंसीज़ यूकेपीएससी ने ही निकाली है, ठीक है? पब्लिक सर्विस कमीशन ने ही दोनों वैकेंसीज़ निकाली हैं, एक निकाली है 12th बेस पे। अगर 12th बेस पे यदि आप साइंस पास आउट हैं, ठीक है? तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, ये 53 वैकेंसीज़, ठीक? ये आई हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की, ठीक है? एनवायरनमेंट सुपरवाइजर की आई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, 2 वैकेंसीज़ आई हैं रिसम विभाग, ठीक है? और ये सभी वैकेंसीज़ क्लास 12 साइंस पास आउट ऑफ होने चाहिए, ठीक है? और ध्यान रखना है, ये 2 वैकेंसीज़ हैं, इसमें यूके मतलब उत्तराखंड से जो 12th पास आउट है, उसके लिए यहाँ पे लिमिट रख दी गई है कि केवल उत्तराखंड से पास आउट होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी बच्चे मतलब जो किसी भी बोर्ड से पास आउट हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा उत्तराखंड का डोमिसाइल वगैरह ये सब कंडीशन होती हैं, फॉर्म भरने में आपको दिखी जाएँगी, ठीक? इसके बाद आज 14 जुलाई हो चुका है, आप जानते हैं, ये जो पोस्ट है, इसकी जो वैकेंसी है 31 जुलाई तक ये वैकेंसीज़ फिल की जाएँगी, तो फॉर्म टाइमली फिल कर लीजिएगा, लास्ट मिनट रश के लिए नहीं वेट कीजिएगा। फिर इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आई हैं, वो आई हैं लैब असिस्टेंट की, ठीक है? ये लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ आई हैं, ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट में निकली हैं, ठीक है? ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट में निकली हैं और जो बच्चे ये जानते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है? तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आई हैं, मैंने आपको बताया था इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 1 आपको सिलेक्ट करना है। मैं ऑलरेडी दोनों जो पोस्ट हैं, इसका जो वीडियोज़ है, उसके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूँगा, तो आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, तो आपके जो कांसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? फिर एक कंडीशन और, गूगल फॉर्म काफ़ी बच्चे भर रहे हैं, पर गूगल फॉर्म में अपना डाटा एक्यूरेट नहीं दे रहे हैं। बच्चों, अगर डाटा आप एक्यूरेट नहीं दोगे, जैसे मैंने देखा 4-5 बच्चों का मेल ही गलत है। अगर आप मेल ही गलत भेजोगे, तो जो कंसर्न होगा, जो आपने क्वेरीज़ लिखी हैं, तो मैं उसका आंसर आपको नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना? 4-5 मेल वो वापस से मेरे पास आ चुके हैं। गूगल ने बोल दिया है, कि ये मेल डिलीवर नहीं किए जा सकते क्योंकि मेल आईडी गलत है। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज़ लिखते हैं, बट क्वेरीज़ लिख के अगर मेल आईडी सही नहीं देंगे, तो आपकी क्वेरीज़ का रिज़ॉल्यूशन भी मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? और इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं एक-एक को जनरली कॉल करके जो है सारी जो क्वेरीज़ है वो सुन सकूँ, ठीक है? ये क्वेरीज़ जब होती हैं जब मैं कभी खाली बैठा हूँ तो आपकी क्वेरीज़ वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है ना? फिर भी अगर किसी की क्वेरीज़ ज़्यादा हैं तो उसको मैं खुद से कॉल करके जनरली उसकी क्वेरीज़ को ले सकता हूँ, ठीक है? बट फिर भी मुझे लगता है कि जो गूगल फॉर्म पे भेजूँगा जो आपकी क्वेरीज़ होंगी उसको मैं मेल आपको जो कर दूँगा उससे आपकी क्वेरीज़ सारी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो आगे कुछ बातों को और समझिएगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम पे भी लिंक दिया है, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। टेलीग्राम लिंक से आप जॉइन हो जाइए, ठीक है? तो आप क्लास में जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा था कि भई हमारी जो क्लासेस हैं, दोनों के लिए ही, चाहे वो 12th साइंस पास आउट है, चाहे लैब असिस्टेंट, अच्छा लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन जल्दी से देख लेते हैं, बीएससी बोला था विथ 50% मार्क्स, और जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं कि जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस। ये 5 सब्जेक्ट होने चाहिए और उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो केवल 11 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी हाई एंड टफ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन दिस एग्ज़ाम। इसमें भी ऑब्वियस है 53 वैकेंसीज़ आई हैं और ये कहाँ हम 291 वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। वैकेंसीज़ कम है, बहुत ज़्यादा हाई इसमें मान के चलिए कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा हाई रश है, ठीक है? मेरे पास ही अब तक 55 या 56 बच्चे अ, यूट्यूब पे जो है एनरोल हो चुके हैं इस कोर्स के लिए, और क्लासरूम में भी दोनों ही में देखा जाए तो 4 से 5 बच्चे दोनों ही क्लास में अभी तक एनरोल हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस अभी ये हमारा चैनल अभी न्यू बना है, तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो वीडियोज़ है जनरली नहीं पहुँच पा रही है, पर जैसे-जैसे वीडियोज़ बच्चों के पास पहुँचती रहेंगी, तो और बच्चे यहाँ पे जॉइन होते रहेंगे। तो समझ जाइए कॉम्पिटिशन कितना टफ है, ठीक है? ये बात तो आप मान के चलिएगा, ठीक? और काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता कि क्लासरूम में कैसे लॉगिन होना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर्ली मेंशन है कि आपको क्लासरूम कैसे जॉइन करनी है। आपको टीचमेंट का लिंक दिया होगा, आप उस पे क्लिक करेंगे, क्लासरूम में आप पहुँच जाएँगे, ठीक है? और क्लासरूम का सारा डाटा यदि आपको एक्सेस करना है, तो मैं बता चुका हूँ। ये जो लैब असिस्टेंट है बीएससी वाला, इसके लिए जो कोर्स फीस है मात्र 99 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ठीक है? इसके बाद जो 12th साइंस है, इसके लिए जो फीस है वो है 349, ठीक है?
पूरा कोर्स के लिए, पूरे कोर्स की फीस है, ठीक है, 349 फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट, और उसके बाद जो फीस है वो 399 हम इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 12 साइंस वाली जो वैकेंसीज हैं, मैं जनरल आइडियाज दे रहा हूँ, इसमें आपके पास पीसीएम होना चाहिए, ठीक है, और या फिर पीसीबी होना चाहिए। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, पीसीएम या पीसीबी में से आपके पास कुछ भी, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास पीसीएम पीसीबी मतलब एम और बी, मैथ और बायो दोनों था, तो आपकी मर्जी, आप मैथ या बायो कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्लस ध्यान रखिए, आप अगर क्लास 12 के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें अपने सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए, क्लास 12 मेंशन कीजिए। अब उसमें जरूर लिखिए कि आप पीसीएम से तैयारी करना चाहते हैं, उसमें लिखा है साफ साफ कि आप एग्जाम की तैयारी जो है कर रहे हैं, इसके लिए कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो पीसीएम है तो पीसीएम लिखिए, पीसीबी है तो पीसीबी, ठीक है। और जो लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस वाले के लिए, या फिर जो 5 सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही जो पोस्ट है उनके लिए सिलेबस अलग है। हालांकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम है, 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स का, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स एक गलत होने पे आपके 1.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ बातों को और ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों के ही पैटर्न 100 मार्क्स का है, इसमें दो आपके सेक्शन में एग्जाम आएगा, सेक्शन ए और बी, ठीक है। सेक्शन ए 25 मार्क्स का है, सेक्शन बी 75 मार्क्स का है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो सेक्शन ए है बच्चों, ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों एग्जाम, चाहे आप 12 साइंस एनवायरमेंटल सुपरवाइजर दे रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट दे रहे हैं, दोनों के लिए ही ये कॉमन बात है कि जो आपका सेक्शन ए है 25 मार्क्स का, ये कॉमन है। दैट मीन्स इसमें जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज के 10 टॉपिक्स, ध्यान रखना, 10 टॉपिक्स हैं, ठीक। उसमें बताया था जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। और वो सब आपको, ये 25 मार्क्स, ये सभी को फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। प्लस जो टेलीग्राम है वहां पे आपको क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फ्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चों को होगा ये पेड में तो नहीं है, ठीक है। तो 25 मार्क्स वो कॉमन है, चाहे वो 12 साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर लैब असिस्टेंट जिसमें बीएससी 50% मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि एक टॉपिक मैं करा भी चुका हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैं करा चुका हूँ। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट संडे वीडियो आ चुका है। इस संडे, अपकमिंग संडे, इंडियन पॉलिटी का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की क्लास यूट्यूब पे आ जाएगी। क्लास का टाइमिंग है 4 बजे, ठीक है, क्लास का टाइम है 4 PM, 4 PM पे आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। इसके बाद और सुन लीजिए कि 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो ये हमारा साइंस वाला कोर्स चल रहा है, ठीक है, साइंस वाला कोर्स, दैट मीन्स आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री, जनरली अभी केमिस्ट्री का ही बैच रेगुलर चल रहा है। बायो का भी मे भी कोशिश करते हैं मंडे से आपका बैच रेगुलर चल जाए। बायो का मतलब बॉटनी वाला, ठीक है, जो बॉटनी के लिए काफी बच्चों का कंसर्न आया है, मैं देख रहा हूँ 6 बच्चे बॉटनी के लिए कंसर्न दे चुके हैं, ठीक है। और बच्चे एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी एनरोल कर सकते हैं। तो साइंस जो कैम का बैच, ये देखो केमिस्ट्री, देखो जितना मेरे से हो सकता है मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की सारी ही वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं। आज हम 7वीं क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की सारी ही वीडियो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। तो केमिस्ट्री के सारे ही लेक्चर, दैट मीन्स जो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल फ्रीली सारी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकता है। प्लस 12 साइंस के लिए भी वो वीडियो सारी काम आएंगी, बट 12 साइंस का थोड़ा सा सिलेबस अलग है। 12 साइंस में आप सिलेबस देखेंगे कि पीसीएम जो ये 75 मार्क्स है, इसमें पीसीएम आपका 25 मार्क्स को तैयार करना है, ऐसे पीसीबी 25 मार्क्स का तैयार करना है। जबकि लैब असिस्टेंट में वो जो 5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, उसमें से एक सब्जेक्ट 75 मार्क्स का तैयार करना है, जो कि केमिस्ट्री मैं आपको करा भी रहा हूँ यूट्यूब पे। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, सारा सिलेबस यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को ये है कि भाई सर आप ये क्या करा रहे हो, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि कंसर्न है, काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं कि सर कोर्स कैसे लें। कोर्स के लिए बता दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा कि आप लैब असिस्टेंट वाले की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर 12 साइंस की आप तैयारी करना चाहते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके ये चेक कर लें कि किसके लिए क्या डिजायर्ड आपको चाहिए, ठीक है। और अगर इन वैकेंसीज का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी टेलीग्राम में आपको गिवन है, और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में गिवन, ठीक है। पेड कोर्स की क्या बात है, पेड कोर्स क्यों लेना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि पेड कोर्स लें या ना लें, आपकी इच्छा है, देखिए लेना है नहीं लेना है, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इस चीज का रखिए कि आपका पैसा ही वेस्ट नहीं जाने वाला, आपको हर चीज प्रॉपर टाइमली कराई जाएंगी, ठीक। तो जो पेड कोर्स है इसका फायदा क्या है, जितनी भी क्लास है आपको सारी लाइव क्लास मिलेंगी, ठीक है। और लाइव क्लास सुबह 10 या 11 बजे हो जाती है, टाइम में भी चेंज हो सकता है, बट वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज और, ये जो केमिस्ट्री की जो वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, ये मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 4 दिन ये वीडियोस हम अब दे रहे हैं।
और एक दिन हम आपको स्पेशल क्लास जिसमें हम वो 10 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? जैसे इस संडे को हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक? तो टोटल मान के चलिए वीक में आपकी 5 क्लास है। अब आपकी इच्छा है कि आपको रेगुलर होना है कि नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए कि नहीं, ये आप खुद से एक बार पूछ के देखिएगा, ठीक है? सिलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियस बात है रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर होगे, हर चीज़ें पढ़ोगे तो अपने आप ही आपका सिलेक्शन के लिए आप कहेंगे ना, एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ना होता है। जब भी हमें ऊँचाइयों को छूना होता है, सबसे पहले हमें सबसे निम्न सीढ़ी को चढ़ना होता है, उसके बाद धीरे-धीरे हम ऊँचाइयों की ओर चलते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे। तो इस क्लासरूम कोर्स का क्या फ़ायदा है? देखो ₹99 में पूरा सिलेबस है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब मिलेगा। केमिस्ट्री के जो ये पीडीएफ के नोट्स हैं, ये पीडीएफ के नोट्स, क्लास नोट्स जो हैं, ये भी आपको वहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चंस वो आप यहाँ पे अवेल कर पाएँगे। दैट मीन्स क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ऑब्वियस है थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जिनको लगता है कि केवल मैं यूट्यूब के वीडियोज़ देख के चला जाऊँगा, मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्लास 12th बोर्ड वाला एग्ज़ाम नहीं है। ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिशन का मतलब ये है आपको दूसरे से थोड़ा बेहतर करना है। अगर दूसरे का 1 नंबर आ रहा है, मतलब 75 नंबर आ रहे हैं, तो आपका 76 नंबर होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ हमें डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं बनानी है। हमें 75% मार्क्स वाला क्राइटेरिया नहीं रखना है। हमें दूसरों को बीट करके उनसे आगे निकलना है। कॉम्पिटिशन का मतलब यही होता है। ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे और ऑब्वियस है उनको ऐप में आपको सॉल्व भी कराया जाएगा। ठीक है? तो ये फ़ायदा है। प्लस लाइव अगर आप देख रहे हैं तो क्लास के बाद जो आपके क्लास के बाद डाउट्स बनेंगे, वो डाउट्स भी आपके कंप्लीट कराए जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा आपको जो है डाउट्स कंप्लीट कराए जाएँगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो आपके क्या कहते हैं स्पेशल क्लास जो होंगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएँगे, या फिर आपको जो है डाउट बनता है कि सर मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक स्पेशल क्लास ली जाया करेंगे और उसमें जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे कंप्लीट कराए जाएँगे। ठीक है? तो बैच मैं बता चुका हूँ, ₹99 में जो है आपका लैब असिस्टेंट वाला बैच है, और जो यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र है, इसके लिए जो है टोटल जो फीस 349 है। 349 में ध्यान रखिएगा 349 क्यों ले रहा हूँ, यहाँ 99 क्यों ले रहा हूँ, क्या अंतर है? बेटा जी 99 के लिए अंतर ये है कि 99 में आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट करा रहा है, जैसे केमिस्ट्री है। ये मैं खुद से पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है मेरे को बस जो मैनेज करना है इतना करना है कि भई हाँ, किसी को अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए जो मैनेज करना है उसके लिए ये पैसा आपसे ले रहा हूँ। ठीक है? जबकि 12th में आप जानते हैं कि पीसीएम फिजिक्स के लिए भी स्पेसिफिक टीचर चाहिए, केमिस्ट्री तो मैं हूँ खैर, और मैथमेटिक्स या फिर बायो के लिए स्पेसिफिक टीचर चाहिए। तो ऑब्वियस बात है वर्क कोई किसी के लिए करेगा तो कहीं न कहीं उसके पीछे मॉनेटरी इज़ द रीज़न, ठीक है? तो वही रीज़न के लिए जनरली ये फीस चार्ज किया जा रहा है। उसमें बेनिफिट आपको बहुत सारे दिए जा रहे हैं। लाइव रिकॉर्डेड मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराए जाएँगे। तो जिन बच्चों के मन में ये है कि सर प्रीवियस ईयर के लिए कौन-सी किताबें लें, तो अगर आप ऑब्वियस है कोर्स जॉइन करते हैं तो प्रीवियस ईयर आपको सारे सॉल्व खुद कराए जाएँगे, है ना? प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है ना? किस तरह के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जाते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है वो आपकी हेल्प तो करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अब क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज अब हो चुके हैं। पहले होता था कि भाई बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होते थे, तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। बट अब पेपर आप देखिए, हर कोई एग्जाम को आप ऑब्जर्व करिए, पेपर का लेवल, एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। आप चाहे लैब असिस्टेंट के लिए देख लो, टोटल अगर मैं बात करूँ ना डिस्ट्रिक्ट की, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स में एक-एक जगह पे एग्जाम होगा, ठीक है? और ज़रा सोचो 13 हमारे पास एग्जाम सेंटर हैं, पोस्ट केवल 11 है। तो मान के चलो एक सेंटर से एक बच्चा भी नहीं निकलेगा अगर एग्ज़ैक्टली देखा जाए, ठीक है ना? तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ज़रा सोचिए, ठीक है? मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा कि क्लासरूम कोर्स आपको जॉइन ही करना है। यूट्यूब पे जो चीज़ मेरे से केमिस्ट्री के लिए फ्री हो सकती है या रिसोर्स अवेलेबल बच्चों के लिए हो सकते हैं, वो होंगे, ठीक? और प्लस जो आपको ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही दिए जा रहे हैं, ठीक है? केमिस्ट्री एज़ अ सब्जेक्ट मैं मान के चलता हूँ, हिंदी, इंग्लिश इतनी कोई समस्या हमें नहीं आती है, ठीक है ना? अगर हम हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, और ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, मुझे पता है उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़कर इंग्लिश से आईआईटी जेईई भी निकाला है, आईआईटी जेईई, आईआईटी जेईई भी निकाला है। हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं केमिस्ट्री एज़ अ सब्जेक्ट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि केमिस्ट्री एज़ हिंदी, इंग्लिश कोई अंतर इतना नहीं होता है, ठीक है ना? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मुझे लगता है इससे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बनता है, तो आप जो है गूगल फॉर्म पे अपने गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, ठीक है? कोशिश कीजिए डिटेल्स अपनी तरीके से भरें, ठीक है? जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि भई जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या करा है कि अपनी डिटेल्स अच्छे से फिल नहीं करी हैं। अब उससे दिक्कत क्या है कि भई जब मेरे पास आपकी मेल आईडी ही प्रॉपर नहीं है, तो कैसे मैं आप तक पहुँच पाऊँगा, है ना? जब मुझे समय मिलता है, बेसिकली कई बार मुझे अगर अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, सबसे पहले मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर एक बार गूगल फॉर्म चेक कर लूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। तो गूगल फॉर्म पे अगर डाउट होता है, तो मैं वो आपका लेता हुआ चलता हूँ, ठीक है? तो मेल आईडी उसमें प्रॉपर अपनी भरें, ठीक है?
फ़ोन नंबर मैंने इसीलिए उसमें नहीं लिखा है क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैंने फ़ोन नंबर का ऑप्शन भी नहीं डाला। मेल आईडी का डाला कि मेल आईडी दीजिए, उस पे आपका जो है जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उसका सॉल्यूशन मैं वहाँ पे भेज दिया करूँगा। ठीक है? तो चलिए अब ये हो गई कोर्स से बातें, कोर्स से रिलेटेड बातें, आपके डाउट से रिलेटेड बातें। अब पढ़ते हैं टॉपिक को आगे, आइसोटोप्स। मुझे लगता है जो बच्चों ने ये आइसोटोप देखा होगा, ऑब्वियस है बीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 12th वाले बच्चे भी, वो भी जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। नहीं जानते हैं तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। आइसोटोप्स का मतलब, हालाँकि कल की क्लास में मैंने लिया था, याद कीजिए मेंडलीव की आवर्त सारणी जब पढ़ी थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो पोज़ीशन ऑफ आइसोटोप है वो फिक्स नहीं है ना? उसी की वजह से जो है एक खामी, एक लिमिटेशन बन गई थी आइसोटोप्स की पोजीशन, कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक? तो आइसोटोप क्या होते हैं? हम जानते हैं ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या सेम होती है बट उनका परमाणु भार अलग-अलग होता है। जैसे कार्बन के यह 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का परमाणु संख्या दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है और इन तीनों का परमाणु भार अलग-अलग है। ठीक है? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या सेम है, परमाणु भार अलग-अलग है, वे क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही और देख लीजिए, और एग्जांपल बताइए आइसोटोप का, तो आप जानते हैं यहाँ नाइट्रोजन ले सकता हूँ, नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14, ऐसी नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 15। तो हम देख पा रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर है, याद कीजिए बताया था, अगर कोई एलिमेंट एक्स होता है, कोई तत्व एक्स है, तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखता हूँ और ऊपर उसका मास नंबर लिखता हूँ। एक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं उस एलिमेंट के लिए, ठीक है? ये एनसीईआरटी का नोटेशन है, तो ये नोटेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जेड को एटॉमिक नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया था। तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ए क्या है? ए है परमाणु भार, दैट मीन्स मास नंबर, मास नंबर है परमाणु भार, ठीक है? और मुझे पता है बच्चों का ये भी मन में डाउट आएगा कि क्या ये क्लास 12th वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट की, क्या ये वीडियो देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, बट कुछ टॉपिक हमें ऐड ऑन करने होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें क्लास 12th लैब एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए नहीं पढ़ने हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह होगी, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो मैं डिस्कस करता रहूँगा, ठीक? तो अगर पूरा स्पेसिफिकली क्लास 12 लैब एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए तैयारी करनी है, तो क्लासरूम कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, स्पेसिफिकली उसी के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो ए क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, ए है मास नंबर, भार संख्या, जिसको हम एटॉमिक मास, परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है? या परमाणु द्रव्यमान, बुकों में जनरली द्रव्यमान लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? एटॉमिक नंबर नहीं, मास है, सॉरी, मास। ठीक है? तो ये एटॉमिक मास, परमाणु भार है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आइसोटोप्स के और एग्जांपल यदि मुझे कोई देना चाहे तो उसमें हम जानते हैं हाइड्रोजन भी एज एन एग्जांपल हो सकता है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1H1, ठीक है? 1H2, ऐसे ही 1H3, ठीक? और हम जानते हैं तीनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु संख्या सेम है और परमाणु भार इनका अलग है ना? तो इनको हम आइसोटोप्स कहेंगे और इन आइसोटोप का स्पेसिफिक नेम भी हम जानते हैं, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, हिंदी में भी प्रोटॉन ही लिखते हैं, ठीक है? इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको हम कहते हैं ट्रिटियम, ठीक है? और हाइड्रोजन की एक स्पेशल बात ये है कि इसके बहुत सारे आइसोटोप मिल गए हैं और हाइड्रोजन 1H11 तक मिल चुका है ना, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 11 है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमें भार संख्या, मास नंबर भी निकालना आना चाहिए, ठीक है? जैसे याद कीजिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटॉमिक नंबर जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक? एटॉमिक नंबर, तो जिनको आता है उनको पता है कि भाई ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई एलिमेंट, तत्व जिसकी कुछ परमाणु संख्या है, मान लो एक्स वाई जेड ABCD 1 2 3 जो भी है, ठीक? तो एटॉमिक नंबर उसका जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या के और प्रोटॉन की संख्या के। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा, बहुत सरल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी। मास नंबर बराबर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकता हूँ अगर सिंपली कहूँ, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, है ना? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक ही बात है, ठीक है? अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप सभी जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं, है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि नंबर
ऑफ कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियस, मतलब नाभिक में कितनी चीजें मौजूद हैं, कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो नाभिक में बेसिकली क्या क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं उनका सम भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन न्यूक्लियस, तो कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको भी मैं भार संख्या या मास नंबर कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मास नंबर अब निकाल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इस वाले का देखो भार संख्या कितनी, 1 है, तो ये भार संख्या 1 कैसे आई होगी, भार संख्या बराबर इसका 1 रख दूं, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। बट क्या हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन होता है, तो हम कहेंगे नहीं सर, हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब भी आपको पता है 1 + 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, दैट मीन्स की भार संख्या 1 आ जाएगी। तो ये सरल सी बातें हैं जो हम क्लास 9 से पढ़ते पाते हैं कि हाँ, हाइड्रोजन के पास कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न जनरल साइंस में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, जनरली उसके पास क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भैया हाइड्रोजन के पास क्यों न्यूट्रॉन होता है। तो जनरली ऐसे कारण वाले क्वेश्चन पूछ लेता है हाइड्रोजन के लिए, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं ये है नाभिक। नाभिक जनरली इसमें हम प्लस चार्ज मान के चलते हैं, और हम जानते हैं नाभिक न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है ना। और बाहर चक्कर कौन लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ठीक, अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं जानता हूं हाइड्रोजन के इस नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। क्या हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, तो सर अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के पास जो न्यूट्रॉन होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, न्यूट्रॉन को हिंदी में न्यूट्रॉन बोलते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि हिंदी में अलग से पढ़ो इंग्लिश में अलग से पढ़ो। ठीक है ना, तो कुछ ही वर्ड्स हैं जो कॉमन नहीं है, मतलब अलग है, बिल्कुल हिंदी नाम है ना, बाकी सब न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम सेम बोलते हैं। न्यूक्लियस है तो नाभिक, उसके लिए वर्ड में बोलता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, तो इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो हालांकि आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि हमने पढ़ा है सर प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जिसे हम उदासीन भी कहते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सर इलेक्ट्रॉन पे तो हम नेगेटिव चार्ज मान के चलते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। और हमें पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को, इस आकर्षित बल को हम न्यूक्लियस फोर्स, नाभिक बल बोलते हैं। ये बातें हम सभी जानते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, अब अराइज क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ पे न्यूट्रॉन क्यों नहीं है, तो न्यूट्रॉन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहाँ पे प्रोटॉन एक से अधिक हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तो समझते हुए चलिए। अगर मैं यहाँ पे हीलियम का एक एटम ले लूं, हम जानते हैं हीलियम का अगर परमाणु ले रहा हूं, इसका परमाणु संख्या 2 है और परमाणु भार 4 है। तो अगर इसकी परमाणु संख्या 2 है तो हमें पता है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे। अभी तो हमने पढ़ा जितना परमाणु संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। और भार, परमाणु भार हम जानते हैं ऊपर क्या मिलता है हमें, ऊपर की ओर हमें मिलता है परमाणु भार, मास नंबर। तो परमाणु भार कितना होगा, तो हम जानते हैं इसका परमाणु भार 4 है। 4 का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 2 ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। अभी तो बताया मास नंबर, भार संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर मैं इसकी जगह प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परमाणु के अंदर जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही संख्या प्रोटॉन की होती है, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है ना, जब वो अपनी सबसे निम्न अवस्था में होता है। ठीक है, तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जरा देखो हाइड्रोजन, हीलियम का मास संख्या हमें 4 चाहिए, हीलियम की भार संख्या अगर मुझे 4 चाहिए, तो हीलियम की भार संख्या अगर मुझे 4 चाहिए तो ऑब्वियस बात है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर मैं कहूँ 2 ही प्रोटॉन होंगे और प्लस नाभिक में 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। ऐसा क्यों, तो हम जानते हैं ये हीलियम का नाभिक है, न्यूक्लियस है, और बेटा जी ये इसके बाहर की कक्ष है, सेल है। तो हम जानते हैं इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मान लीजिए ये रहा, एक मान लीजिए ये रहा, इसका ये है नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में आप सभी जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और साथ में उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। और हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दूं तो भार आ जाएगा, तो देखो 2 + 2 जोड़ दूं तो 4 आ जाएगा, ये तो बताया। तो देखो 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। क्यों न्यूट्रॉन यहाँ पे लाने पड़े, क्या कारण रहा कि हम यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स को ले आए, तो बेटा जी नाभिक में 2 प्रोटॉन है और हम जानते हैं नाभिक का जो साइज है ना, जो उसका साइज है वो भी बहुत कम है। अगर मैं बात करूं उसके आयतन की, वॉल्यूम की, वो भी बहुत कम है। तो ठीक, जिस कम वॉल्यूम में 2 प्रोटॉन पड़े हैं और हम जानते हैं प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन पे भी प्लस चार्ज है, जो डायरेक्टली यहाँ आ गए हैं। ध्यान कीजिएगा, मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि 4 स्पीशीज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, पढ़ा चुका हूँ। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सब कंसेप्ट वहां पढ़ा चुका हूँ। तो हम जानते हैं प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन पे भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, जिसको हम रिपल्सन बोलेंगे इंग्लिश में।
क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन के कारण हम देखेंगे कि नाभिक स्टेबल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। तो इसको स्थिर बनाना है तो बीच में हमें ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो इस प्लस और प्लस को एक-दूसरे के पास ना आने दे। हालाँकि मुझे ये टॉपिक इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछा तो पूछा, है ना? ऐसी वाली बात है। तो बट समझ जाइएगा कि न्यूट्रॉन क्यों चाहिए होता है? न्यूट्रॉन इसलिए चाहिए होता है टू चार्ज द पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए होता है ताकि ये दोनों प्लस चार्ज एक-दूसरे के पास ना आ पाएँ। हम जानते हैं इस नाभिक में प्रोटॉन होंगे, तो ये प्रोटॉन एक-दूसरे के पास ना आ पाएँ तो उसको बीच में कौन आ जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इनको पास नहीं आने देगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं होने देगा। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन जनरली न्यूक्लियस को बैलेंस करता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोबार्स, समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? आइसोबार्स क्या होते हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या देखो, जिनकी परमाणु संख्या क्या होगी? अलग होगी बट उनका परमाणु भार एक जैसा होगा, इसलिए नाम है समभारिक। सम का मतलब यहाँ सेम हो गया। सम आइसो, आइसो वर्ड जहाँ आ गया ना बच्चों, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोलूंगा, उसका मतलब होता है सेम। और हिंदी वाले सम, सम का मतलब समान, है ना? समान, एक जैसा है। ठीक है? समान है, एक जैसा है। तो जिनका भार एक जैसा है, जिनका वजन बराबर है, परमाणु द्रव्यमान एक जैसा है, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। हम सभी जानते हैं। जैसे हमने देखा कार्बन, है ना? इसका एक आइसोटोप देखा था, ये कार्बन का एक आइसोटोप्स है। मैं आइसोटोप की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही ये नाइट्रोजन, ये भी इसका एक आइसोटोप है। बट जब दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, तो हम देखेंगे दोनों का ही भार, परमाणु भार, है ना? या द्रव्यमान क्या है? इनका द्रव्यमान बराबर है, बट इनका जो परमाणु संख्या है, वो अलग-अलग है। तो जिनका द्रव्यमान क्या होता है? जिनका द्रव्यमान दैट मीन्स परमाणु भार बराबर हो और जिनका एटॉमिक नंबर दैट मीन्स परमाणु संख्या अलग-अलग हो, तो उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? और ऐसे बहुत सारे आइसोबार्स आपको मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ये आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास परमाणु भार 18 होता है। ऐसे ही फ्लोरीन के साथ ये क्या कहलाया जाएगा? फ्लोरीन के साथ ये कहलाया जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या हैं? समभारिक हैं। इनके जो एटॉमिक मास हैं वो बराबर हैं। देखो ये चीज़ हिंदी वालों बच्चों को याद करने में आसानी होती है क्योंकि समभारिक ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में जनरल साइंस में आते हैं तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे तुरंत गेस कर जाते हैं समभारिक, भार सेम है, तो भार सेम वाला ऑप्शन देख लेते हैं, है ना? पर अब ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में भी अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ। ठीक है? चलिए आइसोटोन्स, है ना? कई बार हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बट हिंदी माध्यम वाले बच्चे जैसे ही पढ़ते हैं, उनको आंसर मिल जाता है। सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब सेम, समान, न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिन पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। चलिए देखते हैं कहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। चलो पहले इसको देखो 1s3, जल्दी से इसको देखो। मुझे बताओ 1s3 पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? ठीक है? और जो बच्चे आंसर देना चाह सकते हैं, वीडियो पॉज़ करिएगा। ठीक है? वीडियो पॉज़ करने के बाद डिस्क्रिप्शन में चैट में आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है? जिनके आंसर सही है मैं उनको हार्ट दे दूँगा। हालाँकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। ठीक है? क्योंकि जितना परमाणु संख्या होती है, उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। जबकि मैं इसके परमाणु भार की बात करूँ, इसका परमाणु भार दैट मीन्स का मास नंबर कितना है? 3 है। मास नंबर कितना है? 3 है। अब ज़रा देखिए इसका परमाणु भार 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 1 है। मैं आपसे पूछूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो सर आपने अभी बताया था कि ऊपर होता है मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं, ए से दर्शाते हैं, बताया था ना? अगर कोई एलिमेंट एक्स होता है, तो नीचे उसका परमाणु संख्या लिखी जाती है, ऊपर उसका परमाणु भार लिखा जाता है। ये एनसीईआरटी का नोटेशन है, तो ये चीज़ हमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेस और जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो नहीं देख रहे हैं या फिर गलती से वीडियो पे आ गए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा बेटा एनसीईआरटी को थोड़ा-सा अपना एनहांस कीजिए, ठीक है? लैब एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए अगर बीएससी लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ना है, तो एटलीस्ट को ग्रेजुएशन लेवल तक तो रखना पड़ेगा, ठीक है? पर बेस वही है 11th-12th की एनसीईआरटी, ठीक है? चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ए हमारा परमाणु भार है, परमाणु भार अभी बताया क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बोलो जल्दी से, न्यूट्रॉन, है ना? प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है। इट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? मैं इसे इरेज़ करके दोबारा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये सब जानते हैं, ठीक? तो ए है भार संख्या कितनी है? 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, दोनों की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या मुझे निकालनी है, ठीक है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा देखो, 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2, आप सभी को पता है 1 प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है? चलिए, अब मैं इसी के साथी नहीं, आइसोटोनिक को देखता हूँ, जो आइसोटोनिक साथी कहा जाएगा, दैट मीन्स आइसोटोन कहा जाएगा या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा, वो कौन होगा? हीलियम। हीलियम का हम सभी जानते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर इसका परमाणु संख्या 2 है, तो हम सभी जानते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे। हीलियम जिसको उसका परमाणु भार कितना है? 4 है, इसका परमाणु भार दैट मीन्स मास नंबर कितना है? परमाणु भार इसका 4 है। तो बेटा परमाणु भार ए होता है, हमने देखा ये ए कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
या फिर प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो इतनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब ये याद हो जाना चाहिए। और जिन बच्चों को आता है वो इसको स्पीड पे करके देख लीजिएगा या फिर इसको स्किप कर लीजिएगा। पर मैं मानता हूँ कि भैया अगर आप किसी कोर्स को देख रहे हो तो उसको पूरा ही देखा करो, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर आने चाहिए। जैसे कल की क्लास में ही मैंने बोला था, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लग रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है? चलिए, तो ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मैं चाहिए चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं इस पे भी आता हूँ, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि ऑब्वियस है हमें उन बच्चों को भी पढ़ाना है, जो बच्चे क्या कहते हैं बहुत मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई दूर-दराज़ गाँव से हैं, जनरली इनके पास रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों तक भी ये बातें पहुँचे, उनको भी ये चीज़ें क्लियरली मेंशन हो और ऑब्वियस बात है भई उनको भी कॉम्पिटिशन में आने का मौका मिले। ठीक है? तो एटॉमिक जो मास है, परमाणु जो भार है, वो बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कितनी गिवन है? 2, ठीक है? और भार संख्या कितनी दी गई है? 4, ठीक है ना? देखो ऊपर भार संख्या 4 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 दैट मीन्स ये 2 आ जाएगा। तो आप अगर हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को कंपेयर करते हैं, बताइए H1H3 इसको हम क्या लिखते हैं? अभी बताया था ट्रिटियम। क्या लिखते हैं? ट्रिटियम। तो ट्रिटियम के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद इसको मैं कंपेयर करूँ हीलियम से, तो हीलियम के पास भी कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोनों के पास न्यूट्रॉन की संख्या समान है, सेम है, आइसो है, इसलिए इनको आइसोटोन कहा जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में मिलते हैं कि आइसोटोन इनमें से कौन है? ठीक है ना? न्यूट्रॉन इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या किसमें सेम है? अब हिंदी माध्यम वालों के लिए ये तो आसान बन गया कि सम न्यूट्रॉनिक ढूँढना है, बट अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी नहीं आई, तो हम एग्ज़ाम में फँस जाएँगे। ठीक है? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं क्लास 10th लेवल तक के। जनरली आइसोटोन्स वर्ड जनरली 11th में आता है, तो मान के चलिए हाँ, कि जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यस ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मान के चलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक वर्ड आईआईटी जेईई में भी काफी बार पूछा जा चुका है ना, अब तो खैर नहीं पूछता, बट हाँ पहले काफी बार आइसोइलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन कौन से जो यौगिक हैं ये या कंपाउंड हैं ये कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ऑलरेडी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, नीट जेईई की जो तैयारी करते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक, तो देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है। आइसो मतलब अभी बताया सेम, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उन पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? जैसे इसे हम हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलेंगे। दैट मीन्स हिंदी से भी समझ में आ रहा है कि जिन पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि आप नाइट्रोजन ले लीजिए, ठीक है? नाइट्रोजन और इस पे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसका भार होगा 14, ठीक है? अगर इसका परमाणु संख्या 7 है, हम सभी जानते हैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 ही प्रोटॉन होंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ कार्बन को देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार 12 है। अगर इसका परमाणु संख्या 6 है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही प्रोटॉन होंगे। बट एक कंडीशन कि अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, हम सभी को पता है अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसपे -1 चार्ज आता है ना? ये तो हम सब क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हुए आए हैं, बट नहीं पढ़े हैं फिर भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आता है। यहाँ कार्बन पे -1 चार्ज आ गया और इसने 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक और ले लिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन, दैट मीन्स नाइट्रोजन जिस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है और कार्बन ऐसा जिस पे -1 चार्ज है, तो इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 1 ले लिया, अब कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे तत्व या मैं बोलूँ ऐसे यौगिक, ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है? अब आगे कुछ और बातों को समझ सकते हैं। जल्दी से मुझे बताएँगे क्या नियॉन और Mg2+ क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं? क्या इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? तो चलिए जल्दी से बताइए। हम जानते हैं नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होती है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नियॉन का परमाणु भार लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ इतनी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसका हम जानते हैं लगभग 20 होता है परमाणु भार। ओहो! 1 मिनट दीजिएगा। हुँ। इसका परमाणु भार 20 होता है और इसका परमाणु भार 24 होता है, ठीक है? ख़ैर हमें तो ये चेक करना है क्या इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है? क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं? तो जल्दी से देखते हैं, इसका परमाणु संख्या 10 है, दैट मीन्स इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही प्रोटॉन होंगे। हम जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम इसके पास 12 एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 12 है, दैट मीन्स इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर है बात? ठीक? तो जल्दी से देखते हैं क्या Mg पे यहाँ पे अगर नॉर्मल मैग्नीशियम होता तो उसपे 12 प्रोटॉन 12 ही इलेक्ट्रॉन होते, बट यहाँ Mg पे +2 चार्ज है।
बट ये Mg पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो देखते हैं Mg पे +2 चार्ज कैसे आया होगा। चलिए समझते हैं। मैग्नीशियम था बच्चों, हम जानते हैं इसका परमाणु संख्या 12 है, ठीक? अगर इसके पास परमाणु संख्या 12 है तो उसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जानते हैं बोहर बरी इक्वेशन से, जो कि हमने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है और आपने क्लास 9 से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बोहर बरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 8, 10 और आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम एक धातु है और धातु वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो मैग्नीशियम बच्चों इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, 2, 8 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा और उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो हमें समझ में आता है कि Mg पे तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन है, बट Mg जब +2 में आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। उसपे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। दैट मीन्स Mg2+ पे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नियॉन इस पे भी देखो 10 इलेक्ट्रॉन है और Mg पे भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स दोनों पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसलिए क्या कहलाए जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दैट मीन्स क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है? तो ये जो बेसिक हैं सब आपने ऑलरेडी क्लास 9th-10th में पढ़े हैं। बट अब आते हैं एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इन बेस की जरूरत पड़ेगी मुझे अब आगे आने वाले टॉपिक्स को समझाने के लिए, ठीक है? तो कल की क्लास तक में मान के चलिए ये टॉपिक मैं आपको सारे कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? मतलब पीरियोडिसिटी में कंप्लीट करा दूँगा, कोशिश करूँगा। कल का मतलब मंडे होता है क्योंकि आज मुझे लगता है फ्राइडे है और मंडे तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और संडे को इंडियन पॉलिटी क्लास में ज़रूर आइएगा, ठीक है? उसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, 2 ढाई घंटे, जितने घंटे का वीडियो बनता है, मतलब वो सफिशिएंट वीडियो होगा आपके लैब असिस्टेंट के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है इंडियन पॉलिटी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको यूपीएससी तक के बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है? बट लैब असिस्टेंट के लिए कितना पढ़ना है, 25 मार्क्स के लिए कितना पढ़ना है, उसको हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि 25 मार्क्स में भी मान के चलिए 10 सब्जेक्ट हैं, 10 टॉपिक हैं, 10 में से आपको केवल 2 ढाई नंबर के लिए पढ़ना है, तो 2 ढाई नंबर के लिए कितना इंडियन पॉलिटी मुझे पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हम देखेंगे कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फिर वही बात कि हमने थ्योरी तो पढ़ ली, ऑब्वियस है थ्योरी पढ़ने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होता है, सिलेक्शन उसका होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन्स लगाते हैं, तो हमें पता चलता है हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम सही ऑप्शन लगा देते हैं, फिर गोला कुछ और कर देते हैं। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, या फिर कई बार हमें लगता है 2 में से कौन-सा ऑप्शन टिक करना है ना? मोर इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है? तो वो सब वहीं समझ में आता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या रहने वाली है। ठीक है? तो ये हमें टेस्ट सीरीज़ से ही पता चलता है, तो वो ज़रूर लगाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हमारे साथ ही आइए, आपको अगर मार्केट में भी मिलता है, आप ले लीजिएगा, ठीक है? फिर वही बात कहूँगा, अगर आप टोटल अमाउंट का देखोगे तो वही मार्केट में बुक लेने जाओगे 150 से 200 रुपए का आएगा। मैं बुक को किसी को ये नहीं कह रहा कि बुक मत लीजिए, लीजिए। बट ऑब्वियस बात है उतने में आप अपना कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मात्र 99 रुपए में है। खैर, एटॉमिक रेडियस देखते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बच्चों ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये नाभिक होता है, ठीक है? हम सभी जानते हैं एटम होता है और सभी कहानी जानते हैं कि एटम इसका ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाभिक, न्यूक्लियस जिसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है जल्दी से बोलो? इट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? इसके बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक से जितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, पहली बात हमने पढ़ा है चक्कर एक फिक्स रेडियस पे लगा रहा होता है। पढ़ा था ना रेडियस? क्या बोहर रेडियस जल्दी से बताएँगे? बोहर रेडियस के लिए क्या फ़ॉर्मूला पढ़ा था? चैट में लिखेंगे जल्दी से। क्या हमने पढ़ा था? ये 52.9 एन स्क्वायर पिकोमीटर होता है, ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला याद है? ठीक है? ये फ़ॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पे एन नंबर ऑफ सेल को बताता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। पीएम इज़ द पिकोमीटर, ठीक है? तो हमें समझ में आया, यहाँ से क्या एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि एटम का रेडियस हम पिकोमीटर में निकालते हैं, तो ऑप्शन सही बन गया। अगर आ गया एटम का रेडियस हम नैनोमीटर में निकालते हैं, तो भैया समझना है आंसर गलत हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अगर टफनेस एग्ज़ामिनर को बढ़ानी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन से बढ़ाएगा। ऑब्वियस है, उनको चाहिए तो भाई केमिस्ट्री की नॉलेज या आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, बट ऑब्वियस बात है पेपर टफ बनाने के लिए या फिर मैं बोलूँ कॉम्पिटिशन देने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है? खैर, तो यहाँ पे है नाभिक, न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस से जितनी दूरी पर ये फिक्स रेडियस पे, फिक्स त्रिज्या पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसी को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बहुत सरल सी बात है, तो दैट मीन्स मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बोलूँ तो नाभिक से लेकर जिस सेल में, जिस बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, उसी को हम एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। बहुत सरल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम का एक धातु है या मैं बोलूँ सोडियम का एक परमाणु है, उसका अगर मैं नाभिक देखूँ, नाभिक से ये फर्स्ट सेल हो गई है, नाभिक से ये सेकंड सेल हो गई है ना? सेकंड कक्ष हो गया, ये नाभिक से थर्ड सेल हो गई है, ठीक है? ये 3 सेल्स आपके पास हैं, तो आप जानते हैं सोडियम के पास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर अगले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स सोडियम का परमाणु होता है, अगर इसका परमाणु संख्या 11 है दैट मीन्स इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी इक्वेशन है 2 8 1 करके भरे होंगे। दैट मीन्स पहली कक्ष में 2 फिर 8 फिर 1 और नाभिक से लेकर बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी देखो, ठीक है ना? इसी को हम क्या कहेंगे इसके एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या।
तो आई थिंक एटॉमिक रेडियस आपको पता चला होगा, त्रिज्या आपको पता चली होगी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उससे लेकर न्यूक्लियस के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसको हम पिकोमीटर में निकालते हैं। ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है, सोडियम का एटम निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से भी हम जनरली रेडियस निकाल लेते हैं। खैर उसको मैं आपको रेडियो एक्टिविटी में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और बातों को। अब एटॉमिक रेडियस के लिए बच्चों कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखेंगे, और किस किस तरह के हम एटम के लिए रेडियस पढ़ते हैं वो भी हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस जिसको सहसंयोजन त्रिज्या भी कह सकता हूँ, ठीक है। सहसंयोजन त्रिज्या ये एटॉमिक रेडियस का ही एक मतलब मान लो पार्ट है जिसको हम कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। और इस कोवैलेंट रेडियस से भी हम काफी एटम का रेडियस निकालते हैं। पहली बात हमें समझना चाहिए कि कोवैलेंट रेडियस निकालते कहाँ होंगे, ठीक। पहली बात तो हमें समझना है कोवैलेंट रेडियस वहां निकलता है जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते होंगे, ठीक है। जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते होंगे, सहसंयोजक बंध बनते होंगे, बॉन्ड मतलब बंध है, तो जहां पे सहसंयोजक बंध बनते होंगे वहां पे कोवैलेंट रेडियस बनता होगा। अब ये कोवैलेंट रेडियस कैसे बनता है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि आपके पास ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के क्या है, परमाणु है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाइड्रोजन का एक एटम है, तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हवा में कहीं दूर दूर भटक रहे होंगे, पर जैसे ही ये एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे तो हम देखेंगे ये हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन हो जाएंगे तो इनका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएगा। और जहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन अगर कोई दो अलग अलग परमाणु आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है, हम जानते हैं हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा था। हमने देखा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 1s1 होगा, ये भी 1s1 होगा। बेसिक बातें सीख रहे हैं, उसी को जल्दी से जान लीजिए, ठीक है। अब हम जानते हैं ये एस ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग, द वर्ड इज ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ओवरलैपिंग करेंगे तो हम जानते हैं एस ऑर्बिटल कैसा होता है, सममित गोलाकार पढ़ा था, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के पास, ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है। अब ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने के बाद ये एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बना लेंगे, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। काहे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं बच्चों शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं शेयरिंग, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि प्लीज हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। और इससे थोड़ा-सा प्रमोशन क्या, कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे ही वीडियो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके ही कोई छोटे भाई-बहन बुल्ली वगैरह हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रा वीडियोज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपके लिए ये यूट्यूब पे एक स्पेशल प्रोग्राम चला सकता हूँ तो प्लीज़ आप भी इसमें मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पे समझते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की करी शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंध बना वो बना सहसंयोजक बंध, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे एक बंध बना देते हैं ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सब पढ़ाऊंगा खैर केमिकल बॉन्डिंग अगले चैप्टर में, बट फिलहाल के हम जानते हैं इनके बीच में एस ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बंध बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, तो समझो जब दो परमाणु आपस में इस तरीके से जुड़ गए होंगे, दैट मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करी होगी, तो उनमें जो बॉन्ड बना होगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे, उस बंध को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये एक परमाणु है, परमाणु ए, और मान लो ये एक परमाणु है, परमाणु बी। अब ऑब्वियस बात है ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, तो इसके नाभिक की जो बीच की दूरी है जरा समझो, ये नाभिक से लेकर यहाँ, नाभिक से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है इसको हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस। तो हम उसे कह देंगे डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। किसके बीच में, ए और बी के बीच में, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो लगभग लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मान के चलो ये रेडियस इतना जो बीच में डिस्टेंस आ रहा है ना, इसको हम मान के चलते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई ये कोई ज्यादा रेडियस नहीं होगा, क्योंकि परमाणु अपने में खुद बहुत छोटा है ना, तो इस रेडियस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। क्योंकि अभी ऑब्वियस है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम प्रॉपर कोवैलेंट रेडियस को नाप पाए, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, एक मिनट दीजिएगा, हाँ, कि हम प्रॉपर कोवैलेंट रेडियस को माप पाएं। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक है। यहाँ से हम जानते हैं अगर इसकी त्रिज्या निकालनी, रेडियस निकालनी है, तो यहाँ तक की दूरी को ही हम त्रिज्या मानेंगे, है ना। ये देखो, ये देखो यहाँ पे,
ये यहाँ तक की दूरी को ही हम इसकी रेडियस मानेंगे, ऐसे ही यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस मानेंगे, बट ये बीच में जो जगह बच गई इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा मान के चलते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं दूरी को ए और बीच के नाभिक के बीच की कितनी दूरी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी न्यूक्लियस नाभिक के बीच में कितनी दूरी है वो बराबर हो जाता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, न्यू पेज ओपन करना पड़ेगा, आई थिंक नहीं स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो टोटल जो दूरी है वो बराबर आया कितना, रेडियस ऑफ ए, त्रिज्या ए के एटम की कितनी है, ए के परमाणु की कितनी है, प्लस रेडियस ऑफ बी या त्रिज्या बी के परमाणु की कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझिएगा भी, जैसे आपके पास मान लो HCl है, HCl भी बच्चों सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस होता है, क्लोरीन का नाभिक है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, तो ये दूरी कौन हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी दूरी बिटवीन H और Cl, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन H का न्यूक्लियस और Cl के न्यूक्लियस के बीच की कितनी दूरी है, ये बराबर हो जाएगा कितना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डाटा के लिए, जनरली डाटा मैं बुक से ही ले रहा हूं, तो मान लो हमें दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, मतलब एक परमाणु मतलब एक आपके पास कोई यौगिक बन गया है और यौगिक बनाने में जो ये परमाणु है इनके बीच की जो दूरी है, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, वो आपको गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल इज 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में दिया है। और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये भी आपको दिया है एंगस्ट्रॉम में, 0.37 एंगस्ट्रॉम। अब काफी बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर रेडियस तो हम पिकोमीटर में निकालते हैं और यहाँ आप एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, और एंगस्ट्रॉम भी आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि भाई 10⁻10 को 10⁻12 बनाना है, तो 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, तो जो 100 का भाग जो भाग किया है वो भाग ऊपर आएगा, 10⁻12 बन जाएगा, और जो 100 यहाँ मल्टीप्लाई है उसको संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। दैट मींस मैं मीटर को पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में या पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकता हूँ 100 की गुणा और 100 के भाग से, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। प्लस रेडियस ऑफ, मान लीजिए Cl कहता है कि रेडियस ऑफ Cl बता दो कितना होगा। मान लो हाइड्रोजन का रेडियस जो मैं निकालना मैं जानता हूँ, हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, 0.37 एंगस्ट्रॉम है, और डिस्टेंस बिटवीन दो न्यूक्लियस नाभिक के बीच की दूरी भी हमें गिवन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि रेडियस ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, तो बेटा जी कोवेलेंट रेडियस में सिंपल ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट रेडियस में जब भी आप सहसंयोजक त्रिज्या निकालते हैं तो उसमें जो दूरी है वो बस सिंपल सम होती है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, या मतलब रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी। कितनी त्रिज्या होगी ए की प्लस कितनी त्रिज्या होगी बी की, तो रेडियस ऑफ क्लोरीन ऑब्वियस आप निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए। ये प्लस की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी माइनस का आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में यही पिकोमीटर में आ गया, तो कैसे मैं इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये भी जल्दी से देखो यहाँ पे सीख लो, ठीक है। रेडियस ऑफ क्लोरीन अगर मुझे निकालना है तो ये है 0.99 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अपॉन में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो, क्यों, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10⁻2, आपको पता है 10⁻2 नीचे प्लस की है ऊपर माइनस की है, ये संख्या जब ऊपर जाएगी माइनस की बन जाएगी, और माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12 हो गया, और बस सिंपल है कि 99, और ये 100 बच गया, 99 को 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा कितना, 99 गुणा 10 की घात कितना -12 मीटर, दैट मींस कितना हो जाएगा 99 पिकोमीटर, है ना। तो आप पिकोमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, क्लियर है। तो इससे कोई भी हमें समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये था एटॉमिक रेडियस में सबसे पहला जिसको हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस हमने देखा ये क्या है, दो जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस लो, डिस्टेंस का या तो आधा कर दो, हाफ कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो सेकंड टाइप की यहाँ जो त्रिज्या निकलती है एटम की, वो दूसरे तरीके से निकल सकती है, जिसको हम कहते हैं वैन डेर वाल रेडियस। हिंदी में भी वैन डेर वाल ही कहेंगे, कोई समस्या नहीं है, वैन डेर वाल साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी इंग्लिश में सेम ही होगा, जैसे मेरा नाम हिंदी में भी एक्स है तो एक्स ही रहेगा, इंग्लिश में भी एक्स है तो एक्स ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि वैन डेर वाल जो बच्चों यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, इस वैन डेर वाल रेडियस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं कोलिजन रेडियस, ठीक है। कोलिजन रेडियस भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहले ये बात को समझिएगा बेटा। वैन डेर वाल रेडियस से पहले थोड़ा सा समझ लो कि हमारे पास ना कुछ तरह के बल होते हैं, जिसमें वीक फोर्स, जो हमारे दुर्बल बल होते हैं, ठीक है ना। देखो दुर्बल बल, खैर फोर्स की बात कर रहा हूँ इसलिए वीक को दुर्बल कहा जाता है। तो खैर वैन डेर वाल जो हमारा फोर्स है, पहले से एक बार जान लो कि वैन डेर वाल बल क्या होता है, ठीक है, पहाड़ी वाला बल नहीं खैर,
तो वैन डर वाल फोर्स बल क्या होता है जल्दी से देखते हैं। वैन डर वाल फोर्स में बच्चों होता क्या है कि अगर ऐसे कोई परमाणु जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसे हम इनर्ट कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, है ना? जो रिएक्शन आपस में नहीं कर रहा है, ठीक है? अब समझो, जो ये एटम है, ये आपस में अकेले-अकेले घूमते रहेंगे, ये परमाणु हवा में अकेले-अकेले घूमते रहेंगे और ये इनर्ट हैं, तो एक-दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मान लो एक हीलियम का परमाणु ले लिया, दूसरा हीलियम का परमाणु ले लिया और आपको पता है हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, तो ये आपस में जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। तो हीलियम-हीलियम आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो होता क्या है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत एक परमाणु का त्रिज्या निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। दैट मीन्स इंडिविजुअल एटम का रेडियस हम इजीली नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वैन डर वाल रेडियस, जिसको हम कोलिजन रेडियस भी बोलते हैं। कोलिजन रेडियस का क्या मतलब है कि ये जब हीलियम मॉलिक्यूल हवा में घूमते घूमते एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये पास आने पर टकराएंगे, है ना? देखो टकराएंगे, इसी को कोलिजन कहते हैं। कोलिजन का मतलब टकराना। और जब ये सबसे कम दूरी पे आ गए या टकराने वाले हैं या टकरा चुके हैं, या जो मिनिमम निश्चित दूरी पे आ सकते हैं, कम से कम निश्चित दूरी पे आ सकते हैं, ठीक है? निश्चित दूरी पे आने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, इनके बीच का दूरी निकाल लो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है? अब जो भी डिस्टेंस आई, जो भी दूरी आई, मैंने आपको बताया ना कि व्यक्तिगत एटम का, व्यक्तिगत परमाणु का हम कभी भी त्रिज्या नहीं निकाल सकते। इंडिविजुअल एटम का त्रिज्या निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। अभी हमारे पास धीरे-धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि हम इंडिविजुअल एटम का भी रेडियस निकालें। बट अभी तक हमारे पास प्रॉपर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इंडिविजुअल एटम का रेडियस बता पाएँ। इसलिए हम देखते हैं कि भई कोई 2 एटम अगर निश्चित दूरी पे आ रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या है? कितनी दूरी पे वो आ सकते हैं? वो दूरी पे अगर आ गए, उसको हम दूरी को डी कह देंगे, अभी बताया, ठीक है? या फिर इसे मैं वैन डर वाल डी भी कह दूँ, वैन डर वाल की दूरी, है ना? कितनी दूरी है? अगर मुझे यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है, तो मुझे पता है ये दूरी ऐसी भी हो सकती है कि पास ही ना आए, इतनी दूरी बीच में खाली बच जाए, तो खाली दूरी तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए बस सिंपली मान लेते हैं कि जो वैन डर वाल रेडियस है, जो वैन डर वाल की दूरी है, वो क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ से रेडियस निकालना है, तो इस डिस्टेंस का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। देखो डिस्टेंस का आधा कर देंगे। ठीक है? तो मान लेंगे जो अप्रॉक्सिमेट जो उनके बीच की दूरी है, उसका आधा कर दो, वही इसकी क्या होगी? रेडियस होगी, ऐसा मान के चलते हैं, वही क्या होगी इसकी? त्रिज्या होगी। इसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस कहाँ निकलती है? वैन डर वाल रेडियस वहाँ निकलती है, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, 2 जो आपके अणु हैं, वो आपस में अभिक्रिया ना करते हो, या 2 एटम, 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया ना करते हो। और एग्जांपल सुन लो, जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एक गैस होती है, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में बच्चों रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते होंगे अपनी ओर, उस फोर्स को हम, उस बल को हम वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। बट इस वैन डर वाल फोर्स से ये पास तो आएंगे, बट आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो मान के चलो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, ये Cl2 मॉलिक्यूल है। क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं ये एक Cl, ये एक Cl, Cl और Cl आपस में कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ऊपर ही पढ़ाया। ठीक, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी को हम जानते हैं, इस डिस्टेंस को डी कहते हैं, और इससे हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। मान लो ये वाला क्लोरीन है और प्लस ये वाला क्लोरीन है, ये कहानी हम जानते हैं, ठीक है? तो 2 क्लोरीन्स यहाँ पे हैं, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक? अब तो डिस्टेंस कितना आ गया? रेडियस ऑफ वन क्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ दूसरा क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेट रेडियस आया, डिस्टेंस, वो कितना आ गया? 2 ऑफ RCl। तो R कितना आ गया? यहाँ भी देखो दूरी का आधा आ गया। बट वो कब आया? जब दोनों एटम सेम है। यहाँ दोनों ही क्लोरीन है, इसलिए 2R कर दिया। ठीक है? जैसे हमने HCl वाला लिया था, वहां 2 नहीं किया था। ध्यान से सुन लेना बात को, यही अंतर है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत भी हो जाते हैं, ठीक है? और एक बात और कहूंगा, ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा, क्योंकि भैया 75 मार्क्स के लिए मुझे टॉपिक को पढ़ना है, फिर भी हम भैया डीप में ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बट हाँ, कहीं न कहीं कांसेप्ट क्लैरिटी भी मेरा मेन मोटिव है, कांसेप्ट तो क्लियर हो एटलीस्ट। तो 75 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना। और अप्रॉक्सिमेट आपके यहाँ पे 30 टॉपिक्स हैं, लगभग 30 टॉपिक हैं, ठीक है? हमने सिलेबस का बाइफरकेशन या ट्राइफरकेशन जो भी कह लो, किया था, और उसमें लगभग हमारे 30 टॉपिक बैठे थे, और 30 टॉपिक को 75 मार्क्स के लिए कितना पढ़ना है, वो भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। खो नहीं जाना, क्योंकि खोने के लिए बहुत सारा डीप में सब्जेक्ट पढ़ा है ना? तो एक आइडिया लेके चलना है बस। तो यहाँ पे कोलिजन रेडियस मतलब निश्चित कितनी दूरी पे ये आ सकते हैं, दूरी पे आ गए, मान लो ये डी आ गई दूरी, तो वैन डर वाल रेडियस निकालना है, तो बस कुछ नहीं, दूरी का आधा कर दो, तो आपकी जो रेडियस निकलेगी, त्रिज्या निकलेगी, इसको हम वैन डर वाल रेडियस कहेंगे। वैन डर वाल रेडियस कहाँ निकलेगी? वैन डर वाल रेडियस वहां निकलेगी सर, जहाँ पे 2 जो परमाणु हैं, अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा, 1 मिनट दीजिएगा, जहाँ पे 2 परमाणु आपस में क्या ना करते हो, अभिक्रिया ना करते हो, या 2 अणु आपस में अभिक्रिया ना करते हो। जैसे मैंने बताया Cl, तो मान लो, देखो, ओहो, जस्ट अ मिनट, तो ये एक Cl है और ये एक दूसरा Cl है, देखो, है ना? Cl2, नॉट Cl, Cl2, ठीक है? ये भी आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे,
तो आप जानते हैं एक ClCl का मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ClCl का मॉलिक्यूल ये हो गया, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया तो नहीं करेंगे, बट हाँ, एक बल से, एक फोर्स से अपने दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे अट्रैक्शन के बाद इनके बीच जो दूरी आएगी उसको हम डिस्टेंस d कह देंगे, और इनकी वैन डर वाल त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये जो दूरी आई, ये जो मिनिमम डिस्टेंस आई, बस इसका आधा कर दो, है ना? इस दूरी का आधा कर दो, तो जो रेडियस निकल के आई ये कौन सी हो जाएगी? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? ध्यान रखना, जब एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत आप एटम मॉलिक्यूल को ले रहे हो तो उसके बीच की दूरी को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, और उसका अगर आधा कर दें, उसका अगर आधा कर दें तो वो हो जाएगी इसकी कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस वहां होगी जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, पढ़ा चुका हूं। कोवेलेंट त्रिज्या या बोलूं सहसंयोजक त्रिज्या वहां निकलेगी जहां पे सहसंयोजक बंद होगा। तो ध्यान रखना, सहसंयोजक दैट मींस दो अणुओं का दो परमाणुओं का आपस में संयोजन होना जरूरी है। दैट मींस वहां पे इंटरेक्शन या मैं बोलूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होने जरूरी है। और जबकि वैन डर वाल रेडियस कब निकलेगी? ऐसे अणु या परमाणु जिनका आपस में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, दैट मींस वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उनके अट्रैक्शन नहीं होगा, तो दैट मींस वहां पे डायरेक्ट रेडियस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिविजुअल एटम का, मॉलिक्यूल का, व्यक्तिगत परमाणु और अणु का हमें परमाणु त्रिज्या निकालने में बहुत मुश्किल आती है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है ना? तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, हम क्या निकालते हैं उसका? वैन डर वाल रेडियस। दैट मींस वो कितनी मिनिमम दूरी पे आएंगे, उस दूरी के बाद जो डिस्टेंस होगी वो डी होगी, उस डिस्टेंस का हम आधा कर देंगे, वही आधी जो दूरी होगी उसको हम वैन डर वाल त्रिज्या, वैन डर वाल रेडियस कहेंगे। ये बहुत बहुत सरल सी बात है। इसके बाद एक और टाइप की होती है, जनरली इससे प्रश्न इतने तो नहीं पूछे जाते हैं, बट ध्यान रख लेना कि एक और होती है जिसको हम क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं, या फिर इसको हम कई बार मेटालिक रेडियस भी कह देते हैं, और कई बार इसी वाली रेडियस को प्रॉपर हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस कई बार हम प्रॉपर्ली इसको कहते हैं। अब नाम से चल रहा है मेटालिक, मेटालिक का मतलब होता है परमाणु, क्रिस्टल हिंदी में भी क्रिस्टल ही होता है, और एटॉमिक आप जानते हैं मेटालिक मतलब सॉरी धातु होता है, और एटॉमिक मतलब आप जानते हैं परमाणु होता है। तो धातु की त्रिज्या या फिर परमाणु की त्रिज्या या फिर क्रिस्टल की त्रिज्या क्या होती है? सिंपल है भाई, ये नाभिक, नाभिक से लेकर कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। निकालेंगे किसमें? यूनिट होगी इसकी पिकोमीटर, ये भी ध्यान में रखना है। अगर एंगस्ट्रॉम में निकाल के दिया है तो भी कोई समस्या नहीं, एंगस्ट्रॉम में ही आंसर निकाल देना, बट हाँ, एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन दिया और आंसर पिकोमीटर में पूछा है, कन्वर्जन भी बता चुका हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये था एटॉमिक रेडियस। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि क्लास मैं चाहता हूँ 1 ही घंटे की हो, ठीक है? और थोड़ा-सा अभी और भी काम है। हाँ, और भी क्लासेस के थोड़ा-सा वीडियोज़ वगैरह हैं, क्लासेस वगैरह हैं, वो भी प्रॉपर लेनी होती हैं, तो 1 घंटे का भी टाइम मिलता है। और हाँ, एक डाउट बहुत बच्चे पता नहीं कमेंट में क्यों पूछ रहे हैं कि सर पेपर कब होगा? पेपर कब होगा? भाई सिंपल सी बात है, ना ही मैं यूकेपीएससी में वर्किंग हूँ, और जो यूकेपीएससी में वर्किंग है उन्हें भी अभी प्रॉपर नहीं पता है कि भई एग्ज़ाम कब होगा। ये प्रश्न कृपया मुझसे ना पूछें और मेरे दिल को ना दुखाएँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुःख होता है कि हाँ भई, अभी बहुत बच्चे जो हैं विदाउट जॉब हैं। ये चीज़ें सुन के बड़ा ही दुःख लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछें पेपर कब होगा। आपका इस वक़्त मेन मोटिव क्या होना चाहिए? आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, एटलीस्ट वैकेंसी आ गई है। मेरे को ये वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, इसमें मुझे जॉब प्राप्त करनी है। ये आपका मोटिव होना चाहिए। जॉब प्राप्त करने के लिए मुझे एक निश्चित सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है। मैं उस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के लिए खुद को तैयार करूँ। जंग कभी भी हो जाए, मैं जंग के लिए तैयार हूँ, ऐसी वाली बात है ना? तो ऑब्वियस बात है, जब आर्मी मैन ट्रेनिंग में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भई वो कल लड़ाई है और आज ही सारी ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, धीरे-धीरे ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है? तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, अपने सिलेबस को प्रॉपर कंप्लीट कीजिए। जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, हाँ जी, इस दिन एग्ज़ाम है। बट हाँ, ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, बट आजकल तो थोड़े प्रोसेस और जल्दी हो गए हैं कि भई 1 महीने एग्ज़ाम, मतलब उत्तराखंड में थोड़ा-सा डिले चल रहा है, बट अदरवाइज़ दूसरे स्टेट में हो रहा है कि 1 महीने जो है आपका पिछले महीने मान लो नोटिफ़िकेशन आया और 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। तो दैट मीन्स 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इसीलिए एक क्रैश कोर्स टाइप का आपको कराया जा रहा है, ताकि 2 से 3 महीने में आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लें। मेरा भी मानना है, मैं भी पर्सनली बोलूँ चाहता हूँ कि अगर जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, एटलीस्ट अक्टूबर, सर्दियाँ आ गई हैं, तो भैया अक्टूबर एंड तक ये पेपर हो जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मेरा इंटेलिजेंट गेसिंग है, क्योंकि अभी मैंने जो इंटेलिजेंट गेसिंग करी थी, उसकी वजह से हालाँकि यूट्यूब पे थोड़े से वीडियोज़ फैल गए मेरे, फैल कैसे गए कि भई उसमें जो मैंने कुछ दिन पहले गेस किया था कि जो एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र्स की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो वो जस्ट आपने देखा कि कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, वो वैकेंसीज़ आ गई। हालाँकि जो वीडियो बनाया था 291 पोस्ट के लिए बनाया था, दिल दुखाया, 53 ही पोस्ट आई हैं। ठीक है? और मैंने गेस किया था कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ठीक है? और वो वैकेंसीज़ आ गई। ये कैसे आई मुझे खुद नहीं पता, मेरा कैसे थर्ड सेंस काम किया, मेरी ना ही किसी प्रॉपर यूकेपीएससी में किससे बात है, बट हाँ, इंटेलिजेंट गेसिंग कह लो, कुछ कह लो कि हाँ, वैकेंसीज़ आ सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं, तो वो हो गई। और मुझे प्रॉपरली पर्सनली लगता है, क्योंकि भई यूकेपीएससी मुझे गलत भी ठहरा सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है लैब असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट की
ये जो वैकेंसीज़ है, ये भी शायद जल्द ही देखने को मिल जाएँ। ये मेरा इंटेलिजेंट गेसिंग कहता है, क्योंकि ये वैकेंसीज़ ऑलरेडी आने वाली थी, इसलिए गेसिंग हुआ है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग ऐसा नहीं होता कि तुक्का मार दिया, है ना? कि भाई बता दे आईने मेरे आईने, क्या है आगे का एग्ज़ाम पैटर्न का क्या है सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंट गेसिंग यही है कि भाई प्रीवियस ईयर ये वैकेंसीज़ अब तक अटकी हुई थी, तो आई थिंक ये आ जानी चाहिए। तो मान के चलो ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आएँगी, ये लेवल 6 तक जाएँगी, लेवल 6 और लेवल 6 उत्तराखंड में अच्छा ग्रेड पे कहूँगा, प्रमोशन होते-होते लेवल 8 तक पहुँच सकते हो, ठीक है ना? मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलो गजेटेड ऑफिसर शायद रिटायरमेंट तक बन जाओगे और नहीं भी बनोगे तब भी एक अच्छी पोस्ट है भई, अपने होम स्टेट में वैकेंसी जॉब मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ख़ैर चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करता हूँ और क्या कहते हैं, वीडियो पसंद आया तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ना ही कमेंट में आंसर देते हैं और अगर पसंद आता तो ना ही ये लिखते हैं कि सर पसंद आया। बस होता है ना एक कि आए हैं मार्केट में तो बस देखा, पसंद आया, नहीं आया, छोड़ो बाहर में जाए। प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर दीजिए, रिव्यू इसलिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट पता चला मैं बस वीडियो बनाते जा रहा हूँ, आपके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना? और आप भी पता चला आ रहे हैं, बस देख रहे हैं और जा रहे हैं, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो प्लीज़ एक बार रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, समझ में वीडियो आता है, पसंद आता है। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है? और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखिएगा, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी यहाँ देता हुआ चलूँगा आपके, जो भी डाउट्स होंगे लेता हुआ चलूँगा। लाइव क्लास के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाटा आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, टेलीग्राम लिंक है, जॉइन कर लीजिएगा लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे आपको जो प्रॉपर नोट्स वगैरह संडे वाले, वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज होगी, वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? आज क्लास को करता हूँ बाइंड अप एंड थैंक यू।